तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न को कैसे हल करना है। तो चलिए इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, प्रश्न में दिया है, तो उस कंडीशन के लिए के का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि चौथा प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न दिए हैं, 4 में से हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं, बाकी सभी प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो देखो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में समीकरण क्या दिया है, kx + 3y = k - 3। दूसरा समीकरण 12x + ky = k। ये समीकरण है, तो कैसे हल करना है, पिछले प्रश्न में भी हमने देखा है। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद दोनों समीकरणों की तुलना मानक समीकरण ax + by = c से अगर हम करते हैं तो हमें a, b और c दोनों समीकरणों के लिए मिल जाएगा। पिछले प्रश्नों में हमने देख लिया है a1, b1, c1 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं। a1 बराबर क्या है, यहाँ पे k है, इसको हम लिखेंगे a1 बराबर k। b1 बराबर क्या है, b1 बराबर है 3। c1 बराबर क्या है, k - 3। ठीक है, ये टोटल c के बराबर होगा। इस प्रकार a2 बराबर क्या है 12, b2 के बराबर क्या है k और c2 के बराबर क्या है, तो यहाँ पे k। इस तरीके से हमने a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान निकाल लिया। अब नीचे में आपको लिखना है, चूंकि दिया गया है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अतः अद्वितीय हल होने के लिए भी हमने जो इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे टेबल बनाया था, टेबल में हमने देखा था चूंकि जब a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं होते हैं तब केस में समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। अतः लिखेंगे दिया गया है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अतः ये कंडीशन लागू होगा, अतः ये कंडीशन लागू होगा। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होंगे। अब आपको लिखना है अतः गुणांकों के मान रखने पर, अतः गुणांकों के मान रखने पर सबसे पहले लिख लेते हैं इसको हम a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तब a1 का मान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं k, और a2 का मान क्या है यहाँ पे 12, नॉट इज इक्वल टू b1/b2। b1/b2 क्या है 3 है ये, और b2 का मान है k। इस तरीके से हमने मान रख दिया। अब आगे अगर हम इसको हल करेंगे तिर्यक गुणा करने पर लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने किया था सेम वैसे करना है। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा होगा क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो k और k का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा। k² इज नॉट इज इक्वल टू 12 × 3, 12 तिया कितना होता है, 12 तिया होता है 36। अब अगर हम इसको हल करना चाहें तो k² बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग लिख सकते हैं। 6 और 6 का गुणा होगा तो 6 6 का 36 होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, k इज नॉट इज इक्वल टू, k बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, ये 6 ± हो जाएगा वर्गमूल। ये जब वर्गमूल उस साइड पक्षांतर होगा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। या फिर ये भी हम कर सकते हैं सीधा सीधा, ये जो वर्ग हैं और इधर भी वर्ग है दोनों को काट सकते हैं। और चूंकि जब भी वर्ग पक्षांतर होता है तो प्लस और माइनस हो जाता है, इसलिए प्लस और माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 6 के आगे हमें प्लस और माइनस दोनों को लगाना पड़ा, तो देखो क्यों लगाना पड़ा देख लेते हैं। अगर हम इसको हल करें, अगर हम इसको वापस इस रूप में लाना चाहें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या है एक्चुअल में 36 है, तो अगर हम देखें तो -6 का अगर हम वर्ग करें, -6 का वर्ग करें तो भी कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। क्यों, -6 गुणा -6, माइनस माइनस हो जाएगा गुणा तो प्लस हो जाएगा, 6 6 का 36। इस तरीके से अगर हम +6 का वर्ग करें तो भी हमें 36 मिलेगा, 6 6 का गुणा होगा तो 36, प्लस का गुणा होगा तो भी 36। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम इसको प्लस और -6 का अगर वर्ग बोलना चाहें तो गलत नहीं होगा। यहीं से अगर हम ये बोलें कि ये 36 किसके बराबर हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों का वर्ग के बराबर है, प्लस माइनस 6 दोनों के वर्ग के बराबर है। अब चूंकि अब यहाँ पे हम वर्ग को काटें तो सीधा सीधा हमें क्या मिल जाएगा, +-6 मिल जाएगा। अब देखो समीकरण का अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा कब के कंडीशन में, जब k का मान +-6 के बराबर नहीं होगा, मतलब k बराबर नहीं होगा +-6k। ठीक है, k बराबर नहीं होगा +-6 के, तभी के केस में। अच्छा,
अद्वितीय हल प्राप्त होगा, हमें ये नहीं पूछा गया है कि अद्वितीय हल प्राप्त होगा कि नहीं, हमें पूछा गया कि k का मान क्या प्राप्त होगा यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है, तो इस तरीके से k का मान +-6, अतः हम क्या कर सकते हैं, उत्तर में क्या लिखेंगे, अतः k का मान +-6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन +-6 नहीं होगा। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, अतः हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर बराबर लिखेंगे अतः k बराबर +-6 के मान +-6 मान के अलावा अन्य सभी मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। आपको भी सेम टू सेम ऐसे लिखना है, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने बराबर लिखा है ना, इसका मान मतलब समझिए, k बराबर +-6 मान के अलावा, यानी कि k का मान जो है +-6 बस नहीं होगा, बाकी k की जगह कुछ भी हम मान रखते हैं, तब के कंडीशन में समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचों प्रश्नों को बता दिया गया था कि तीसरे प्रश्न की तरह ही उसको भी हल करना है। ठीक है, और चौथा प्रश्न का भी एक प्रश्न भी हमने हल करके देख लिया। अब आगे देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या बोला है, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x - 4y = p में p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करना है, तो देखो इसको कैसे हल करना है, लिखना है आपको दिया गया समीकरण क्या है, 7x - 4y = p, ये दिया गया है और बोला गया है कि x बराबर इतना हो, y बराबर इतना है, तो इसमें p का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, दिया है क्या दिया है, और दिया है x बराबर 2 है और y बराबर कितना है, 4 है। अतः लिखना है आपको, समीकरण को ज्यों का त्यों उतार लेना है, 7x - 4y = p हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, x और y का मान, x की जगह 2, y की जगह 4 रखने पर रख देंगे यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 7 × 2 7 × 2 -4, y की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे बराबर p। सीधा यहाँ पे 7 दूनी का हो जाएगा 14, 4 चौक क्या हो जाएगा 16 = p। अगर इसको हम हल करना चाहें तो क्या हो जाएगा, p बराबर क्या निकल जाएगा, 14 16, ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस होता है, बड़े में छोटे घटा दो, 16 में 14 जाएगा तो 2 बचेगा, चिन्ह कौन सा, बड़े संख्या सामने वाला, तो ये हो जाएगा माइनस, p बराबर क्या हो जाएगा, -2। अतः p का मान -2 होगा। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न भी इसी के तरह ही है, सेम, थोड़ा सा अंतर है। क्या बोला गया है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा यानी कि सरल रेखा का समीकरण दे दिया गया है। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण ही होता है, तो ये भी रैखिक समीकरण है। इस समीकरण, ये जो समीकरण है यानी कि इस समीकरण से प्राप्त जो रेखा है, सरल रेखा है, वो इस बिंदु से भी होकर गुजरती है। तो देखो इस बिंदु से होकर गुजरती है, इसका देखो, अब जब हमें कोई भी सरल रेखा दिया रहता है, इस तरीके का रैखिक समीकरण जब दिया रहता है, उस रैखिक समीकरण में y के अलग अलग मान रखने पर x के अलग अलग मान मिलते थे, उससे हमें क्या मिलता था, अलग अलग बिंदु मिलता था। अब बोला गया है कि चूंकि एक रेखा का समीकरण दिया है, उसमें एक बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया है कि 1 और -2। तो देखो हम क्या करते थे, x और y का अलग अलग मान रखने के बाद हमें बिंदु मिलता था, है ना, x और y का अलग अलग मान रखने पर बिंदु मिलता था, तो वही बिंदु का मान यहाँ पे सीधा दे दिया गया है। क्योंकि अब x और y का अलग अलग मान नहीं रखना, वो मान दे दिया गया है, सीधा हमें समीकरण में इस बिंदु के मान, यानी कि बिंदु का मान क्या होता है, x और y का निर्देशांक होता है, तो x और y के निर्देशांक यानी कि x और y का मान, ये बिंदु हमें क्या दर्शाता है कि x से इतने इकाई और y से इतना इकाई दूर है, ये दर्शाता है। तो x और y का मान सीधा यहाँ पे दे दिया गया है, इस बिंदु से होकर गुजरता है। इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु में जो x और y के मान है उसको इस समीकरण में रख देंगे बस, तो इस समीकरण में रख देंगे, यानी कि सीधा ये जो पहले प्रश्न में हल किए थे उसी तरीके से x और y का मान दिया है, समीकरण दिया है, इसमें रखना है, तो k का मान ज्ञात करना है। दिया गया समीकरण ये है, इस बिंदु से होकर गुजरती है, अतः x बराबर इतना और y बराबर -1, x बराबर 1 और y बराबर -1 समीकरण में मान रखने पर, समीकरण क्या दिए हैं, 2x - ky = 9, इसमें हम मान रखेंगे तो 2 × x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 × k है, y की जगह क्या है, -1 है, तो इसको चिन्ह पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, चिन्ह में ज़्यादा गलती होती है। चिन्ह दिया है y -1, तो हो जाएगा 2 × 1, 2 एकम 2, और फिर ये माइनस और प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस, और k 1 का गुणा होगा तो 1 k ही होगा,
के एकम के कोई भी संख्या के साथ एक गुणा होगा तो वो संख्या ही प्राप्त होती है। इस तरीके से ये हो गया। अब के का मान हमें निकालना है चूंकि, तो 2 को पक्षांतर कर देते हैं। 9 - 2, इस साइड पे +2 है, उस साइड पे -2 हो जाएगा। के वैल्यू क्या मिल जाएगा 7, अतः के का मान 7 होगा। इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से 6वां 7वां प्रश्न हो गया। अब एक प्रश्न और बच गया इस प्रश्नावली का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या बोला है, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है अथवा अनंतः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में सीधा सीधा क्या बोला है, हमें हल के प्रकार के ज्ञात, जैसे कि पहला ही प्रश्न था, पहला नहीं था, तीसरा पहला ही प्रश्न था मान के चलो, उसमें क्या गया था कि समीकरण दिया गया था, समीकरण को देख कर हमें पता करना था कि समीकरण का हल किस प्रकार होगा। तो हमने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एक टेबल बनाया था, उस टेबल में 3 पॉइंट दिखाया गया था कि अद्वितीय हल के लिए अनंतः अनेक हल, अद्वितीय हल के लिए कोई हल नहीं है उसके लिए, और अनंतः अनेक हल के लिए, तीनों के लिए यहाँ पे एक चर के जो गुणांक हैं उनके बीच संबंध बताया गया था। तो इन संबंधों के बेसिस पे हमें पता करना है कि समीकरण के हल किस प्रकार होंगे। तो सिंपल है, समीकरण दिए गए हैं। 8वां प्रश्न को भी हमें बनाकर नहीं दिखाया जा रहा है। 8वां प्रश्न में भी 2 समीकरण दिए हैं। समीकरण में A1 A2 B1 B2 C1 C2, इन तीनों के मान यहाँ पे आप निकालिएगा। उसके बाद तीनों जो तीनों संबंध थे उनमें से कौन से संबंध को कौन से संबंध का पालन करता है, ठीक है, उसको आप निकालना है। उसके बेसिस पे आपको बताना है कि समीकरण का हल अद्वितीय हल है या समीकरण का कोई भी हल नहीं है या फिर समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, और यदि अद्वितीय हल रखता है तो उसका हल भी करना है। अब हल भी करना है का क्या मतलब है, समीकरण में 2 समीकरण दिए हैं, दोनों समीकरण को हल करना है कोई भी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर आलेखन विधि से। ठीक है, समीकरण के हल पता करना है, वो हो जाएगा इसलिए समीकरण को किस प्रकार से हल करना है पहले भी पिछले प्रश्नावली में हमने देख लिया है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली खत्म होता है। तो देखो 8वां प्रश्न के बाद ये प्रश्नावली खत्म होता है, इसके साथ ही अध्याय भी खत्म होता है। लेकिन इस प्रश्नावली के बाद एक टॉपिक भी दिया गया है। इस प्रश्नावली के बाद कोई और प्रश्नावली तो नहीं दिया है, लेकिन एक टॉपिक दिया है जिसको भी पढ़ना है। देखो पिछले प्रश्नावली में हमने देखा था कि कथन दिया रहता था, कथन से समीकरण बनाना रहता था, समीकरण को हल करते थे। लेकिन एक टॉपिक है कि कथन से समीकरण बनाना सीख गए, अब समीकरण से कथन कैसे बनाएंगे, समीकरण दिया रहेगा उसको हम कथन में कैसे बदलेंगे, ये एक टॉपिक दिया गया है। हालांकि इससे प्रश्न नहीं आता, ना ही प्रश्नावली दिया गया है। तो दिया गया अगर टॉपिक दिया है तो इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। चलिए इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। देखो समीकरण से कथन बनाना, समीकरण से हम कथन कैसे बना सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे एक समीकरण 2 समीकरण दिया गया है, x + y = 60 और x = 3y। ठीक है, अब देखो इन समीकरण से हम इसका कथन कैसे बना सकते हैं। समीकरण दिया है, अब इसको कथन के रूप में कैसे बदल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर x और y दिया है तो x और y को अगर हम 2 संख्याएं मान लें, x एक संख्या y एक संख्या है, दोनों को अगर हम 2 संख्याएं मान ले तो हम क्या बोल सकते हैं, x और y दोनों को जोड़ने पे हमें 60 मिलता है। इसका मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने पे हमें 60 मिल रहा है। कथन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का योग 60 है। सिंपल, 2 संख्याओं का योग 60 है। उत्तर में लिख सकते हैं हम इसको, 2 संख्याओं का योग 60 है। 2 संख्याओं का योग 60 है। इस तरीके से पहले समीकरण के हिसाब से हमने कथन लिख दिया। अब देखो 2 संख्याओं का योग 60 है जिनमें से एक संख्या, अब देखो x एक संख्या है, y एक संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक संख्या है दोनों में से कोई भी एक संख्या यानी कि एक पहली संख्या मान लेते हैं, जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है, ये बोल सकते हैं। सेम उसको कथन के रूप में लिखना है, जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है, दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। इस तरीके से आपको लिखना है, 3 गुने के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न तो नहीं दिया गया, प्रश्नावली तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको समीकरण से कथन बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमने संख्या के रूप में x और y को संख्या मान लिया। तब के केस में हमने क्या दिया, दोनों संख्याओं के योग 60 है जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। और इसको हम किस प्रकार से कथन बना सकते हैं, कुछ और, जैसे कि मान लेते हैं कि x जो है, मान लेते हैं कि एक किताब का मूल्य है। ठीक है, x क्या है, मान लेते हैं x बराबर क्या है, किताब का मूल्य है, किताब का मूल्य। और y बराबर क्या मान लेते हैं, पेन का मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, पेन का मूल्य, पेन का मूल्य। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि देखो x क्या है, किताब का मूल्य है, और ये क्या है, y पेन का मूल्य। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, एक किताब और एक पेन का मूल्य 60 रुपये के बराबर है, बोल सकते हैं।
एक किताब का मूल्य x है, एक किताब का मूल्य y है, सॉरी एक किताब का मूल्य x है और एक पेन का मूल्य y है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक किताब और एक पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो इसको उत्तर कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये उत्तर दूसरा है, एक किताब तथा एक पेन का मूल्य 60 रुपये है, 60 रुपये है तथा, अब ये तो हो गया पहला समीकरण। दूसरे समीकरण अब क्या बोलेंगे, तो दूसरा समीकरण देखो, एक को हमने किताब का मूल्य माना है और y को पेन का मूल्य, तो हम क्या कर सकते हैं, जो किताब का मूल्य है वो पेन के मूल्य का 3 गुने के बराबर है, सेम कथन में लिखना है, तथा किताब का मूल्य जो है, किताब का मूल्य पेन के मूल्य से 3 गुने के बराबर है, पेन के मूल्य के 3 गुने के बराबर है। इस तरीके से आपको समीकरण को कथन के रूप में लिखना है, 3 गुने के बराबर है। ठीक है, आप चाहें तो पुस्तक में और भी प्रश्न दिए हैं, ठीक है, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को भी हल करके देखिएगा। इस तरीके से समीकरण से कथन बनाना भी आपको आना चाहिए। प्रश्नों नहीं दिया है, प्रश्न नहीं दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समीकरण के बाद समीकरण से कथन बनाना आना चाहिए। कथन से समीकरण तो बनाना हम सीख ही चुके हैं पहले प्रश्नावली में, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्नावली और तीसरा अध्याय खत्म होता है, ठीक है, तीसरा अध्याय खत्म होता है। चलिए फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, ठीक है, जो याद करने लायक है परीक्षा के लिए। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा और कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक घात वाले दो चरों के समीकरण के आलेख से सदैव सरल रेखा प्राप्त होता है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण भी कहते हैं। दो चर वाले समीकरण का क्या मतलब, देखो ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो यहाँ पे दो चर x और y दो चर हैं, ठीक है। तो दो चर वाले समीकरण के आलेख से, अब आलेख से मतलब इन दो समीकरणों से हमें अलग अलग बिंदुएं प्राप्त होती थी, उन बिंदुओं से हमने इस प्रकार की रेखाएं खींचती थी, और जब वे बिंदु प्राप्त होते थे उन बिंदुओं को हम मिलाते थे। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से जब हम अलग अलग बिंदु हमें प्राप्त होते थे, उन बिंदुओं को मिलाते थे तो सदैव सरल रेखाएं प्राप्त होती थी, इसलिए इस प्रकार के समीकरण को रैखिक समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। एक घात वाले दो चरों के समीकरण के आलेख से सदैव सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण भी कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, जब हमने आलेखन विधि से देखा, जब इस प्रकार के समीकरण से हमें अलग अलग बिंदु प्राप्त होते थे, उन बिंदुओं की सहायता से हमने रेखा खींचते हैं, रेखाएं बनाते थे, ठीक है, रेखाओं का आलेखन करते थे। एक समीकरण से एक रेखा, दूसरे समीकरण से दूसरा रेखा, दोनों रेखाओं के आलेखन में क्या संबंध होता है, तो देखो यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा यदि हमें प्राप्त होती है, तो समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। वहीं अगर दोनों समीकरणों से प्राप्त जो रेखाएं हैं वे एक दूसरे के समांतर हैं, तब के केस में क्या हो जाएगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, ये इसको याद रखना है। यदि दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, यानी कि एक दूसरे को ढक लेती है, तब के केस में क्या होगा, अनंतः अनेक हल प्राप्त होगा। इस पॉइंट्स का याद रखना है, ठीक है, ये आलेखन विधि के हिसाब से होगा। अब देखो आखिरी प्रश्नावली में हमने देखा कि गुणांकों के जो x और y हैं, यानी कि चर राशि के गुणांकों को सिर्फ देखते हुए, गुणांकों का अवलोकन करके हमें पता करना है कि समीकरण का हल किस प्रकार होगा। तब केस में हमने 3 संबंध देखे थे कि इसके बीच में चर राशि के गुणांकों के बीच में हमने संबंध देखा था, चर राशि के गुणांक और अचर राशि के अनुपात के बीच में, ठीक है। एक और पॉइंट था, ये तो हो गए चर राशि के गुणांक a1 और b1, a और b जो है वो चर राशि के गुणांक है, c क्या है, अचर राशि है। तो चर राशि के गुणांकों का अनुपात और अचर राशि के जो अनुपात के बीच संबंध हमने देखा था, वो उसको इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। क्या क्या था, पहला, यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तब के केस में अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और यदि इन समीकरणों से प्राप्त जो रेखाएं, यदि इन समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं से जो रेखा प्राप्त होगी वे प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगी, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करके समझने की कोशिश कीजिएगा, सरल है, ठीक है, याद रखना। यही बस 3 पॉइंट हैं, इन सबको याद रखना है। इस तरीके से देखो a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, इन दोनों का अनुपात a1/a2 का अनुपात b1/b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तब के केस में अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और आलेखन की अगर बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तब के केस में क्या होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। और ज्यामिति की बात करें, ज्यामितीय अर्थ के बारे में, तो इन दोनों समीकरणों से प्राप्त जो रेखाएं होंगी वे समांतर होंगी, ठीक है। तीसरा भी क्या है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 यदि सब आपस में बराबर हैं, तब के केस में क्या हो जाएगा, अनंतः अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा कि दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। यही पॉइंट्स थे, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है इस अध्याय के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा अध्याय खत्म होता है।
ठीक है, दूसरा अध्याय खत्म होता है, तीसरा अध्याय हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन्वाइट कीजिए हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि जब भी हमारे नए क्लास अपलोड हो, नए क्लास की वीडियो अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन पीडीएफ, TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि टी है वो कैपिटल रहेगा, और एंड में जो 3 लेटर यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।